आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। ठीक है, तो आज के हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अभिनव जी। और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि आपका एक बचपन का क्या जर्नी रहा, उसके बाद जानेंगे आपका क्या एक तरह से कैरियर प्लान रहा और कैरियर में कैसे आपने कैरियर के बारे में सोचा और फिर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप अपना बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि मैं यूँ तो बिहार की बात हो रही है तो मैं बिहार से ही हूँ और बिहार के भोजपुर जिला के आरा शहर से हूँ। आरा भोजपुर जिला आरा काफी पुराना शहर है। आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे वहाँ से तो वहाँ से आपको आरा का नाम दिखेगा। वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है ये। और वहाँ पे जन्म हुआ। बहुत सौभाग्य है मेरा कि उस वीर पुरुष के धरती पे हमारा जन्म हुआ है। तो वहाँ पे जन्म हुआ और मेरी प्राथमिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। स्टार्टिंग नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक मैंने पढ़ाई वहीं पे की है, आरा में। और जिस तरह से पता है आप लोगों को भी और सबको पता है कि बिहार कितना स्ट्रगल झेला है हर चीज में, कहीं एजुकेशन के फील्ड में, हर चीज के फील्ड में। तो वो सारा बस बिहारी नहीं झेला, बिहार का हर एक व्यक्ति झेला है। तो उस व्यक्ति में मैं भी एक हूँ जो मैंने भी उस चीज़ों को झेल कर वहाँ तक वहाँ से हर बार नई कठिनाइयाँ, नई परेशानियाँ देखी है, हर मोड़ पे देखी है। हम स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे लिए रोड सही नहीं थी। आज भी पहले से तो अब तो काफ़ी बेटर हो चुका है, लेकिन उस टाइम ना उस समय ना रोड थी। हम पढ़ने बैठते थे तो हम आज भी 11-12 तक हम भी लालटेन लैम्प में ही पढ़ा है हमने। कोई कहते हैं बिजली की भी कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पर। तो वहाँ से हमने कि जब बचपन से ही एक अलग सा था कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनकर है। और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता था। स्कूल में ही था तो स्कूल कि 6th क्लास से ही मेरी थी लिखने की तरफ, थोड़ा लिटरेचर की तरफ, साहित्य की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव था कि मुझे कुछ करना है तो साहित्य के ही फील्ड में कुछ करना है, क्योंकि मैं लिखता अच्छा था और अभी भी लिखता हूँ। तो इसके ही दौरान एक लोकल मैगजीन होता था आईना। तो वहाँ से मेरी एक संपर्क हुई, जो आईना के संपादक थे वो अभी आज तक में बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई किसी इवेंट में ही, ऐसे ही किसी इवेंट में मुलाकात हुई थी। और मैं छठे क्लास के बच्चे के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये शुरू से ही उत्सुकता थी कि समाज में क्या चल रहा है, सामाजिक चीज़ें क्या हो रही हैं, और उस पर लिखना, बोलना, बातें करना और लोगों को सुनना। मैं लोगों को सुनना ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि सुनने से मुझे ज़्यादा नॉलेज हुआ है। तो उनसे जब मिला था मैं, उनका संजय सारस्वत नाम है, काफ़ी उनका बहुत अहम रोल रहा है मुझे सामाजिक चीज़ों के बारे में सोचने के बारे में। तो संजय सारस्वत जी जब मिला था तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी एक दिया कि आप कि आप लिखना चाहते हो तो हम लोग मैगजीन स्टार्ट कर रहे हैं। और मैगजीन से हमने स्टार्ट किया था। तो मैं लिखना वहीं से शुरू किया था। जो चीज़ें मैं देखता था डेली आरा में जो घट रहा था, कोई बाहर रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जाता था। मैं कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा पेंट्स एंड हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं आरा में, आज भी चलाते हैं। मैं उस दुकान में बैठा भी हूँ, 17-18 साल बैठा हूँ दुकान पर, तब जाकर जहाँ पहुँचा हूँ। तो 17-18 साल जब दुकान में बैठा तो मैं दुकान में बैठता था। तो दुकान के बैठने के टाइम में हम कहीं जा नहीं सकते थे, तो दुकान में बैठे ही बैठे मैंने सारी चीज़ें देखी हैं जो रोड पे जो चल रहा होता था, कि एक कमज़ोर आदमी को कैसे दबाया जाता है, कैसे झुकाया जाता है, जो मजबूत है वो कैसे डोमिनेट करता है सोसाइटी को। वही सब सारी चीज़ें मैंने लिखना शुरू किया। मैं लिखता था। मेरा पहला आर्टिकल 8वीं क्लास में जब था मैं तो छपा था वही इसी मैगजीन में। फिर मैं लगातार वहीं फिर बढ़ता रहा और वहाँ से मुझे सामाजिक चीज़ों का और ज़्यादा मुझे विस्तार रूप से जानने और समझने को मिला। ऐसे लोगों से मैं संपर्क में आता रहता था। जिला के कि एसपी और डीएम से भी मुझे मिलने का उसी दौरान मुझे प्राप्त हुआ था। उनसे भी मैं मिलता था, उनकी ही बातें सुनता था। वो भी मिलने के लिए इच्छुक रहते थे कि भाई ऐसा कौन है बच्चा जो कि इतना बेताक लिखता है, बिना डरे लिखता है। तो ये भी मैंने अपने उसी स्कूली दौरान में ही मैंने कि ये चीज़ सीखा है। फिर 8वीं 9वीं 10वीं के बाद जब मैं 10वां वहीं से बोर्ड दिया मैंने, 10वां बोर्ड आरा से ही मैंने कि बीडी पब्लिक स्कूल मेरे घर से बगल में ही था, वहाँ से मैंने 10th किया। फिर वहाँ से फिर
मतलब कि जो 11th-12th की जो जर्नी रही है हमारी, मेरी वो काफ़ी डिफिकल्ट रही है, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं कि मुझे जाना किस क्षेत्र में, क्योंकि झुकाव साहित्य की तरफ था, लेकिन घर से प्रेशर था कि विज्ञान लेना है, विज्ञान लेना है और विज्ञान में ही आपको करियर परस्यू करना है। तो घर वालों की ही बात मैंने मानकर मैंने विज्ञान लिया, और मैं 11th-12th के लिए मतलब प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए लोग कोटा जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको बताया कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था, तो मैंने दिल्ली चूज किया था कि दिल्ली में मेरे दोस्त कम हैं, दोस्त नहीं मिलेंगे तो मुझे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, उतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होगा। तो मैंने फिर 11th-12th अपना मतलब जो क्या कहते हैं तैयारी थी मेरी आईआईटी के, मैं वहीं से की। तो मतलब मैं 10th तक काफ़ी मेरी जर्नी पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन 10th में मैं अच्छे थे, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो उसके बेसिस पे ही मैंने मतलब थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं साइंस ले सकता हूँ, तो मैंने साइंस लिया। लेकिन साइंस लेने के बाद जब तैयारी पे आया तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि आईटी की तैयारी थी, फिर आपको 11th का एग्जाम भी देखना होता है, 12th का बोर्ड भी देखना होता है, तो दोनों मतलब पैरेलली चल रही। तो वहाँ पे मेरा लैग कर गया, मैं 11th-12th में लैग कर गया हूँ। 12th में लैग किया, लैग करने के बाद फिर मैंने दोबारा पेपर दिया, वहाँ भी मैंने लैग किया। लेकिन वही है, लैग करने के बाद मैं हारा नहीं उस चीज़ को। नहीं तो मैं अगर मुझे बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, या फिर मुझे जा रहा था कि नहीं हो रहा है तो तुम आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लो, सीबीएसई से तुमने पेपर क्लियर किया हुआ है, सीबीएसई तुमने पेपर दिया हुआ है, बिहार बोर्ड से पेपर दे दो, बिहार बोर्ड से पास हो जाओगे। तो इस तरह का मुझे मतलब कि मुझे मिलता था, मतलब कि हम आप ऐसे करोगे तो आप ऐसे मतलब कि आसानी से आप पेपर क्लियर करोगे, आप आगे तो बढ़ोगे कम से कम। लेकिन मेरी जिद थी कि मतलब मैं मतलब सीबीएसई से अगर पीछे हुआ हूँ तो सीबीएसई से ही मुझे पास होना है, सीबीएसई से मुझे पेपर क्लियर करना है, और जो करना है, जो मैंने लिया है साइंस, और साइंस से ही मुझे आगे बढ़ना है। अब मुझे पीछे नहीं हटना। एक बार जब चला गया हूँ तो काम, मेरा सोच ये है कि काम खत्म करने से काम मतलब खत्म होता है, पूरा करने से काम खत्म होता है, उसको बीच में छोड़ देने से काम खत्म नहीं। तो एक वो जिद और जुनून था कि मतलब पेपर क्लियर करना, तो वहां से मैं पेपर क्लियर किया। और मतलब बहुत लोगों ने कहा कि जब तुमने ऐसा मतलब इतना डिफिकल्टी फेस कर रहे हो साइंस में, तो फिर तुमको इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं। तो फिर मैंने मतलब कि जब लोगों को मैंने नहीं सुनी, और मेरी जो जिद थी कि नहीं, मैंने साइंस इसीलिए लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। फिर मैं मतलब कि 3 साल दिल्ली में रहने के बाद फिर मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेरी मतलब कहते हैं बैचलर्स की पढ़ाई हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वहाँ से किया। और वो 4 साल की जर्नी भी मतलब ऐसी कोई मतलब कि वो कालीन की तरह नहीं थी कि मैं मतलब बिछा दिया गया और मैं चल रहा हूँ, बहुत आसानी से मुझे मिल गया हो। वहाँ भी काफ़ी मैंने स्ट्रगल फेस किया है, और मैं कोई बहुत बड़ा मतलब 30 मार्क खान नहीं हूँ। मेरी भी सीजीपीए कोई मतलब बहुत बड़ी सीजीपीए नहीं है, मैं 6.4 सीजीपीए से ही मतलब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई 2019 में। लेकिन हर समय मेरी सोच यही हुआ करती थी कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनकर रहना, कि भीड़ का मतलब जो दुनिया कर रही है मुझे वही फॉलो करना है, वो बिल्कुल भी नहीं था। भीड़ से बिल्कुल अलग रहना है, स्टैंड आउट रहना है, कि मैं कुछ ऐसा कर दूं मुझे मतलब खुद को बताने की जरूरत ना पड़े। तो मेरी सोच बिल्कुल वही थी, और मैं उसी सोच पे काम कर रहा था। पहले मुझे मतलब कि सक्सेस, मतलब अभी भी मैं अपना खुद को सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ, मतलब जहाँ भी मैं आज बैठा हूँ या फिर जो भी चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन बाकी लोगों के अनुसार लगता है कि मैं मतलब एक तरह का मतलब सेटलमेंट की तरफ मैं जा रहा हूँ, कि मैं सेटल होने जा रहा हूँ, कि मतलब मेरे पास जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है या मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे मतलब जो स्ट्रगल, जो सेक्रीफाइसेस हमने फेस किए हैं एक बिहारी होने के नाते, वो बहुत बड़ा रोल है हमारा उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। क्योंकि बिहार में रहकर हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई, 10th पढ़ाई हुई, उसके बाद फिर चीज़ें मेरे फेवर में नहीं थी, क्योंकि मैं 2011 में घर छोड़ा हूँ, आज 2021 है, ऑलमोस्ट 10 साल। ये 10 साल का जर्नी, ये 10 साल मैंने मतलब काफ़ी कुछ देखा है और झेला है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिहार से भी, रिस्पेक्ट ऑफ करियर से भी, और रिस्पेक्ट ऑफ अपने पढ़ाई से भी। तो उसको कहते हैं ना मतलब कि जो इंस्पिरेशन मेरे खुद से ही आई है, क्योंकि सपना मैंने देखा है वहां तक पहुंचने का, तो उसे पूरा भी मैं ही करूंगा, मेरे लिए कोई कर कर नहीं देगा। तो वही खुद में ही क्या एक मतलब कि मैंने किसी का कोट पढ़ा हुआ था कि खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। हम मतलब कि दुनिया हमसे नहीं है, हमारे अंदर ही एक जमाना है। तो मतलब वही एक सोच लेकर मैं चला था, अभी भी चलता हूँ, कि मतलब कि जो आज मैं हूँ, मुझसे आज जो मैं हूँ, मतलब आज से बेहतर होना है मुझे, तभी मतलब आप एवोल्यूट कर पाओगे, तभी आप चीजें प्राप्त कर पाओगे। तो जिस तरह से मतलब कि जैसे मेरी शिक्षा हुई थी, किसी को लगा नहीं था कि मतलब मुझे जॉब भी हो जाएगा,
मैं यहाँ तक पहुंचूंगा भी। 6.4 CGPA देखकर तो किसी को नहीं समझा CGPA इसकी इतनी है, प्लेसमेंट ही नहीं होगी इसकी। लेकिन मैंने प्लेसमेंट उठाया, 3 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ और स्टार्टिंग में मेरी पैकेज ही लगी 14 लगी। और आज मतलब 2 साल के 2 साल के अंदर मतलब 2 साल मुझे होंगे अभी जून में कंपनी ज्वाइन किए हुए मॉर्गन स्टैनली। 2 साल के अंदर मुझे मतलब कि मैं प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर हूँ अपने डिपार्टमेंट का। और आज मतलब 20 लाख की पैकेज के साथ मैं स्वीडन जा रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ, कहाँ से था। लैम्प लाइट में पढ़ता था और वहां से उठकर इतने सारे स्ट्रगल को देखते हुए, मतलब आप सोच लीजिए, आप साइंस करने के बाद आप दोबारा बैक लगता है। वो बैक लगने के बाद आप हार नहीं माना है। डिग्री में आने के बाद आपकी CGPA इतने कम रहती है, आपके दोस्तों की CGPA ज्यादा है, आपके दोस्तों की प्लेसमेंट आपसे पहले हो जाती है। उसके बाद भी मेरा मोरल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा टारगेट ही वो था ना, जिनका लोगों का टारगेट था, वो मेरा टारगेट था ही नहीं। और 10 सोचते तो मैं 20 सोचता हूँ, तो मेरी कैपेबिलिटी 20 की है। मैं कंपेयर करके अपनी कैपेबिलिटी तो नहीं घटा सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को पहचानना बहुत जरूरी है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका कैलिबर क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग तो अपना गोल आप सेट कर सकते हैं। तो बस वैसे ही किया है मैंने, और अभी भी मेरा गोल सेट है। मतलब आने वाले, जैसे आपने पूछा कि मेरा फ्यूचर गोल क्या है, तो फ्यूचर गोल भी मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे ये तो भी मैं काम कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मुझे काम ऐसा भी करना है, कुछ ऐसी चीजें उपलब्धि करनी है मुझे अपने लिए, कि मैं अपना सारा मतलब जो भी ज्ञान है मेरे पास, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं पूरे समाज को दे सकूं। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस समाज को बढ़ाने में, उसको ग्रो करने में पूरा का पूरा झोंक दूं। तो मैं उसी अभी रास्ते पे हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए कर लिया। मुझे जितना ज्ञान चाहिए था, मुझे जितना एक्सपीरियंस बटोरना था, मैंने कर लिया। अब मुझे उसके लिए करना है, उनके लिए करना है जहां से मैं आया हूँ। क्योंकि मैं आज भी जब बिहार लौटता हूँ तो मुझे वही चीजें दिखती हैं जो मैंने अपने देखी है अपने जीवन में, वहां पर अपने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान या फिर कॉलेज के दौरान। जब भी मैं कॉलेज से घर आता था तो मैं यही सब चीजें देखता था। तो आज वो चीजें देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मैं देखा है मैंने अपनी लाइफ में, जो स्ट्रगल मैंने फेस की है वहां पर, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले जूनियर्स, मेरे फेलोज वो ये करें। तो मेरा फ्यूचर टारगेट यही है कि मतलब कि मैं कुछ ऐसा उपलब्ध करूं समाज के लिए, आने वाली मतलब बिहार के लिए, देश के लिए, क्योंकि बिहार से ही देश होगा। क्योंकि बिहार अगर कोई जिला, कोई आप गांव को आप विकसित करोगे तभी आप देश भी आगे बढ़ेगा। तो सोच मेरी वही है कि मतलब मैं अपना सारा एक्सपीरियंस मतलब आने वाले दिनों में, ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, मतलब कि मेरी कुछ प्लानिंग्स हैं। तो उस प्लानिंग के अनुसार मैं मतलब अगले आने वाले 1.5-2 सालों में या फिर आने वाले 5 सालों में मैं मतलब कि समाज के लिए मतलब अपना सब कुछ झोंकने और देने को बिल्कुल तैयार रहूंगा। कि मतलब उस लेवल तक मैं जिस लेवल तक मैं आया हूँ, तो उस लेवल पर मुझे भी बाकी लोगों को भी ले जाना है। तो फिलहाल तो अभी सोच यही है, बाकी आप और भी कुछ पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही आपने और अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लगभग सारी बात बता ही दी। मैं वही जानना चाहूँगा कि आप जब घर जाते हैं या फिर बिहार में जाते हैं, तो क्या सारी चेंजेस है जो अभी आप देखते हैं, जब आप बचपन में थे, चाहे वो स्कूल था या फिर कॉलेज था, ठीक है, क्या सारी चेंजेस आप अभी देखते हैं और क्या सारी चेंजेस आप लाना चाहेंगे? अगर सच बताएं तो चेंजेस एजुकेशन के फील्ड में कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी छोटी बहन है और मेरी बहन ने मतलब मैं तो CBSE से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी बहन बिहार बोर्ड से पढ़ी थी 11th-12th में। तो वो लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि उसने एक भी दिन क्लास नहीं किया पूरे 2 सालों में। पूरे 2 सालों में एक भी दिन क्लास नहीं किया है। और आज भी स्थिति वही है, कॉलेजेस में क्लास नहीं होता है। उसका फायदा किसको होता है? जो कोचिंग चला रहे हैं उनको होता है। क्योंकि बच्चा जब कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहा है, उसे तो पेपर क्लियर करना ही है, क्योंकि एग्जाम तो ले ही रही है बिहार बोर्ड, 12th लेती है, 10th लेती है, आने वाली जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे अपना डिग्री का एग्जाम लेती हैं, वो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। तो जब क्लास में जब कॉलेज क्लास में क्लास नहीं चल रहा है, बच्चे वहाँ नहीं पढ़े, तो कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पेपर क्लियर करना है। वही कोचिंग सेंटर्स में ही भीड़ लगती है। मैं वही मतलब कि ये रिफॉर्म चेंज करना चाहता हूँ कि जो मेंटलिटी मतलब कि वहाँ के शिक्षकों में, शिक्षक जो कहते हैं स्कूल कॉलेज में ना पढ़ाकर अपना कोचिंग एक कमर्शियल खोला हुआ है, कि अगर आप यही चीज आप वहाँ पे देंगे तो मतलब कि
जो बदनामी बिहार की एजुकेशन सिस्टम में है वो बदनामी कम से कम खत्म हो जाएगी। प्लस बच्चे भी मतलब उनको समझ में आ जाएगी मतलब कि मुझे कॉलेज से ही पढ़ाई हो जा रही है तो उन्हें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग्स पे। ये सब सारी चीजें हैं। मतलब अभी भी एजुकेशन सिस्टम मतलब कि एकदम ध्वस्त है बिहार का, जैसा मतलब मैं 10 साल 12 साल 15 साल पहले देखा था, आज भी वही है। हाँ, बिहार सरकार के अकॉर्डिंग या बाकी लोगों के अकॉर्डिंग विकास कहा गया है तो विकास ये कि 24 घंटा बिजली है वहाँ। मैं यही देख रहा हूँ कि 2011 तक मैं लैंप लाइटिंग में पढ़ा था, आज मुझे लैंप लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि 24 घंटा बिजली है वहाँ। चलने के लिए अच्छी सड़क है, अब क्या कहते हैं पानी की भी सुविधा बहुत अच्छी है। लेकिन इससे हम मतलब कि आप किसी के मतलब लाइफ चेंजिंग चीजें हैं, ये जरूरी हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा। अगर आप शिक्षा ही मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नल कैसे खोलना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है। वो प्रारंभिक शिक्षा जो होनी चाहिए या फिर कॉलेज की पढ़ाई जो होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। आज मैं अपनी बैचलर्स चंडीगढ़ से किया, बहुत सारे बच्चे बिहार से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, जबकि बिहार हमारा मतलब कि बहुत पुराना राज्य है। मगध के समय में अगर आप इतिहास पढ़ें, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी करती थी, मतलब दुनिया भर के लोग आते थे पढ़ने के लिए। और आज ऐसी स्थिति है कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो मैं वही चाहता हूँ कि जो प्रभुत्व, जो चीजें मतलब अशोक करके गए, चंद्रगुप्त मौर्य करके गए, वही विरासत वापस लानी है बिहार में, कि बच्चे बाहर से आए बिहार में पढ़ने, बच्चे मतलब लोग बाहर से आए यहाँ पे अपना मतलब कि स्टार्टअप सेटअप करने की, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। तो हमें वैसा कुछ चेंजेस, मतलब मेरा सोच यही है कि वैसा चेंजेस लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षा का रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षा में अच्छा हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी, यूनिवर्सिटीज अगर स्टार्ट हो जाएंगी तो वहां से जो मतलब कि जो बच्चे निकलेंगे तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे तो जॉब भी करके नहीं जाएंगे, तो ऐसा कुछ वहां इन्वेंट कर देंगे भाई घर पे ही हम सारा हमारा सब कुछ होगा। अब हम लोग मुंबई, आज मैं मुंबई बैठा हुआ हूँ, मुंबई के जो बच्चे हैं या फिर मेरे जो मतलब कि मैनेजर्स हैं, चीफ मैनेजर्स हैं, वो सब मुंबई नहीं है, उन्होंने मुंबई से ही पढ़ाई की है, मुंबई की कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो जितना भी उन लोगों ने मतलब इन्वेस्टमेंट किया है अपने स्टेट में ही किया है, और आज जो इन्वेंशन या रिफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। तो यही चीजें अगर हम अपने राज्य में भी करेंगे तो हमारा राज्य भी आज मतलब कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना मुझे बेंगलोर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना हैदराबाद जाने की जरूरत पड़ेगी, ना मुंबई जाने की जरूरत पड़ेगी, ना दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी जब हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरी सोच यही है कि मतलब कि शिक्षा का रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एक और चीज़ खुल के आती है खास करके बिहार में, कि जब हम लोग एक तरह से प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में होते हैं तो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं सिलेबस के ऊपर, और जो भी हम लोग का NCERT से सिलेबस होता है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर अलग से कोचिंग क्लासेस भी अगर होती है तो वो लोग भी उसी पे ध्यान देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है या फिर बोले तो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स हो गई और बहुत सारे क्षेत्र हैं, खास करके टेक्निकल क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे कि अगर हाई स्कूल में भी देखें तो लैब है, लैब क्लासेस हैं, लेकिन वो महीना में भी नहीं खुलता होगा हमको लगता है। लैब बच्चे जानते हैं कि लैब है, लेकिन कभी गए नहीं गए वो पता नहीं होता है। स्कूल कॉलेज क्लास ही नहीं खुलते हैं, लैब तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो वो सब प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे क्या आपको लगता है कि एक प्राइवेट कंपनी को आगे आके अपना एक तरह से योगदान देना चाहिए, या फिर किस तरह से हम लोग सिस्टम में हेल्प कर सकते हैं? मैं बहुत एक छोटा एग्जांपल दूंगा इसको लेकर आपको, कि अब जैसे कि मैं आज मेरी जॉब हो गई है, मैं 2 साल हो गए हैं और मेरे पास मतलब मेरी अच्छी इनकम अर्निंग है। तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैंने तो मतलब बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे ऐसे सीनियर्स हैं जो जिनका पैकेज करोड़ों में है, यूएस में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, जर्मनी में बैठे हुए हैं, रसिया में बैठे हुए हैं वो लोग। तो बिहार के अपने देश को ही भूल चुके हैं वो लोग। तो मैं वही मतलब थोड़ा सा दूंगा कि अगर मैं नहीं बात करूंगा, पॉलिटिशियंस की बात नहीं करूंगा, मैं समाज सेवक की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि समाज सेवक अपना काम कर रहा है, और अगर सच्चे दिल और नियत से काम कर रहा होता तो समाज हमारा बहुत रिफॉर्म हुआ रहता। तो मुझे तो उन पे भी शक है, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं करूंगा, मैं फिल्म मेकर्स की बात नहीं करूंगा,
मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचा है। अगर वो अपना 5% भी अगर उस पर मतलब 5% भी अगर ध्यान दे दें बिहार पे, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। अगर आप जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि मैं मतलब कि प्राइवेट लोगों को आगे आना चाहिए, तो क्यों प्राइवेट लोगों को ही आगे आना चाहिए? जो प्राइवेट संस्थाएं चला रहे हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, उनको ही क्यों आना चाहिए? क्या बिहार के लोगों का, जो बिहार के लोग बिहार छोड़कर मतलब अपना स्टेट में बिहार लिखते हैं और बिहार से निकलकर बाहर चले गए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आज हम बोलते हैं, बहुत गर्व से बोलते हैं, यूपीएससी के पेपर में मैक्सिमम 60 to 70% लड़के आईएएस आईपीएस बिहार से ही होते हैं। तो कहाँ है वो आईएएस आईपीएस जो हर साल निकलते हैं, 200-300 के मात्रा में निकलते हैं? वो कहाँ है? वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? चलिए मानते हैं कि मतलब सारा चीज सिस्टम से होता है, सब कुछ सिस्टमेटिकली होता है, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं ना, जिस जिला से हैं आप वहां पे आप कुछ कैंपेन चला दो, आप कोई क्लासेस मतलब स्टार्ट कर दो, कोई स्कूल ही खोल दो और स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स अपॉइंट करो जो आपको टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। तब तो मतलब एक समझ में आएगा नहीं आप मतलब कुछ सोच रहे हो करने का, तो फिर आपके साथ लोग जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन मतलब ऐसा मतलब कि है नहीं, लेकिन हमारी सोच यही है, मेरी सोच है और मैं करने भी जा रहा हूँ ये चीज। मेरी मतलब अगले 5 साल का रोड मैप ये बना हुआ है कि मुझे अपने जिला को वैसा मतलब अपने जिला से शुरू करना है और अपने जिला को उस लेवल पे लेकर जाना है जहाँ इस लेवल पे मैं, जो चीजें मुझे बिहार में नहीं मिली, मुझे बिहार से बाहर जाकर लेनी पड़ी और आज के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है उस चीज के लिए, वो चीजें मैं अपने जिला में वो चीज करना चाहूंगा। वो करने को मैं तैयार हूँ, करने की तैयारी में हूँ, मैं वो करूंगा और करके मतलब कि वहाँ के बच्चों के लिए मतलब ऐसा ना हो कि मतलब उनको मतलब उस चीज के लिए भी कहीं और जाना पड़े, कहीं और भटकना पड़े। तो मेरी सोच बिल्कुल यही है कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो सामर्थ्य है, जो कुछ जिनके पास मतलब कि अपने खाने, परिवार के खाने के बाद बच जाता है, तो उनको जरूर आकर आगे आना चाहिए। और इन सब चीजों मतलब सोशल कॉस्ट, क्योंकि समाज हमसे है, आपसे है, सबसे है, तो सबका योगदान बहुत जरूरी है, किसी एक के योगदान से नहीं होगा वो। क्योंकि ये जो गंदगी है मतलब कि मैं देखिए अशोका की कब बात कर रहा हूँ, अशोका कितना पुराना बात कर रहा हूँ, बीसी की बात कर रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ। वो समय से आज का बिहार आप देख लीजिए तो आपको घिन आएगी बिहार से, अगर आप उस समय को अगर आज के समय से कंपेयर करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, इतनी सालों की जो गंदगी है वो एक इंसान से या कुछ समय से नहीं बदलेगा। अगर बदलाव हम सब चाहते हैं तो हमारा सबका योगदान चाहिए। योगदान हम तभी दे पाएंगे जब हमारा एक मतलब रोड मैप बना हुआ होगा। रोड मैप बनाने वाला भी ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो आप जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन कर तो देंगे लेकिन फायदा मतलब वो अपना ही फायदा देखेंगे, वहां पर वो अपना ही फायदा देखेंगे। और फिर अगर ठीक है हमारी डेवलपमेंट होगी पहले से, ठीक है हमारे क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस हो जाएंगे, की जगह क्या है आपको क्या कहते हैं उसको, जो भी प्रोजेक्टर वगैरह है वो लग जाएगा, लैब्स में आपको टेक्नीशियन मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये रखकर वो दिखाना या प्रूफ कराना नहीं है कि बिहार बदल गया है। बिहार तब बदलेगा जब एक बच्चा को नॉलेज हो जाएगा कि हमें लैब में कितना कैल्शियम, कितना कार्बोनेट डालना है कि वो CaCl2 ये हो। तो ये चीजें कब होंगी, जब मतलब कि अंदर से एक आएगा कि नहीं मुझे करना है बिहार के लिए। आज एक शिक्षक, मैं तो शिक्षक को ही जिम्मेदार मानता हूँ। अगर आज हमारा ये राज्य इतना बीमारू राज्य है तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है, शिक्षक ही जिम्मेदार है। अगर शिक्षक अपना ईमानदारी से स्कूल में पढ़ा होता तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि वो तो बस पेमेंट के लिए पढ़ा रहा है। अगर शिक्षक एक शिक्षा अपने तरीके से दे, ईमानदारी से दे कि नहीं बेटा ये चीज है, मतलब अपना जिम्मेदारी पूरा करे। अगर वो साइंस पढ़ा रहा है तो अपनी ईमानदारी से वो साइंस पढ़ाए और ऐसा पढ़ाए कि वो बच्चा बन जाए, उसे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। लेकिन वो ऐसा पढ़ाता है स्कूल में कि उसे कोचिंग क्लासेस लेनी ही पड़ती हैं और लेने के लिए बस उसी के पास जाता है। तो वही वो चीज हो गया, रोटेशन हो गया वो चीज। तो मैं वही मतलब ये मानसिकता बदलनी है हमें, और ये बदलेंगे यूथ ही बदलेंगे, जो पुराने लोग हैं वो नहीं बदलेंगे। तो हमें हर एक मतलब मेरा तो अपील है कि हर एक यूथ को आगे आना चाहिए इस रिफॉर्म। बाकी चीजें होती रहेंगी, लेकिन जब तक ये जो है ना, ये आपको सेंटर है, ये होल है। अगर इस चीज को आप नहीं सुधारेंगे तो आप लाख चालो नहीं सुधरेगा। मैं तो मतलब यूथ को मैं अपील करूंगा कि जितने भी लोग हैं, युवा हैं, वो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं या बिहार को आगे जाना चाहते हैं, बस बातों से नहीं, ऑन द ग्राउंड रियलिटी के साथ उनको आगे आना चाहिए, उनको बिल्कुल आना चाहिए। और जो भी लोग मतलब जो अच्छे हैं
जो मेरे जैसे हो गए हैं अच्छे हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे हैं, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको सेशंस लेना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, जो चीजें वो जूझ रहे हैं उसके लिए फिर एक कोर कम्युनिटी बननी चाहिए अलग से। तो ये मतलब इस तरह का एक पाइपलाइन तैयार होना जो मतलब बस बिहार के बारे में सोच रहा हो, तो वो इफेक्टिव भी दिखेगा और वो चीजें जल्दी भी होंगी। लेकिन हम किसी के भरोसे बैठ जाएंगे, जैसे कोई टाटा आ जाएगी कंपनी, अडानी की कंपनी आ जाएगी, एयरटेल की कंपनी आ जाएगी, जो तैयार है नहीं भाई हम स्कूल में पैसा लगाएंगे, तो जो सिस्टम आप देख रहे हैं वैसे ही सिस्टम होगा। 4G आने में इंडिया में कितना टाइम लग गया, वो 4G आया किसके कारण? जियो के कारण। अगर जियो 4G लॉन्च नहीं करता तो हम 3G की ही दुनिया में जी रहे होते, और 3G दिखाने वाला यही लोग हैं, एयरटेल वाले, क्योंकि पैसा कमाना था। एक दिन में 1 GB का वो लोग 250 रुपए लेते थे 1 महीने का। अब उन्हें दिख गया कि भाई कंपटीशन में कोई आ गया जो एक दिन में 1.5 GB दे रहा है 19 रुपए के मात्र में, तब उन्हें लगा कि नहीं 3G छोड़ के मैं 4G का स्पेक्ट्रम लेना चाहिए। में बिल्कुल जरूरत नहीं, वैसे पैटर्न की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से जुड़कर उस लोगों का दर्द समझकर काम करें, वैसे लोगों की जरूरत है। और वैसे लोगों की कमी बहुत है, बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं आपके, मतलब कि बहुत लोग मिलेंगे भी, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी जाकर काम करना भी नहीं कोई चाहता है, और मतलब कि करना मुश्किल है, पता है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी है। बिल्कुल शुरुआत उतर कर ही होगा, चीजों को समझ कर ही होगा, और ऐसे लोगों को आगे आने से ही। अगर मैं आज कुछ कर रहा हूँ तो कि मतलब सब लोग आरा जिला से ही हैं, बहुत लोग हर एक जिला से बाहर निकले हुए हैं। जिला के लोगों अगर अपने जिला में वो काम करना शुरू कर दे तो फिर बिहार क्यों नहीं आगे जाए? बिल्कुल। और खास करके जब अभी एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारी आ गई हैं आगे, जो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। दुनिया के कोई भी कोने के टीचर या फिर कोई भी लैंग्वेज में आपको एक तरह से एक्सेसिबल है, और ऑनलाइन एजुकेशन अभी फ्री है और उपलब्ध है, और गवर्नमेंट एजेंसी भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका क्या फ्यूचर है? ऑनलाइन एजुकेशन तो मतलब कि काफी समय से है अभी, मतलब जब से इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि 2G 3G में तो यूट्यूब नहीं चलता था, फोन 4G में ही हम लोग मतलब यूट्यूब चला पा रहे हैं अभी। तो जब 4G लॉन्च हुआ है, 4G चला पा रहे हैं, मतलब हम अपने फोन पे उतना बेझिझक हम लोग स्ट्रीमिंग कर पा रहे हैं, तो इन लोग का एवोल्यूशन हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स कहीं से भी देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का भी आप चाहोगे तो आज बैठकर अपने फोन में मतलब लेक्चर्स देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज सही मायने में सही लोगों तक कैसे पहुंच रही है ये भी हमें देखना है। क्योंकि मैं आज बस मतलब कि मैं बिहार से हूँ तो बस बिहार की ही बात करूंगा, मैं भारत की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भारत में बहुत अच्छे अच्छे राज्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि अब बिहार कैसे आगे बढ़ेगा इस एस्पेक्ट से, कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन हम दे रहे हैं तो उसका बच्चों को कैसे फायदा मिल रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे जरूरत है अवेयरनेस की। अगर आज ऑनलाइन एजुकेशन इतना ही अच्छा है और इतने ही बच्चे सारे अवेयर हैं, तो फिजिकल क्लासेस जो इतनी चल रही हैं, आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी कस्बे में चले जाओ, वहां आपको नहीं भी नहीं तो 3 से 4 हजार आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट मतलब आपको कोचिंग मिल जाएगा। तो मतलब लोगों का भरोसा अभी भी फिजिकल क्लासेस पे है। वो क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। सबको अपना ही पड़ा है कि भाई फ्री में पढ़ लेगा बच्चा तो हम मेरा पेट कैसे चलेगा। ये रियलिटी है, ये रियलिटी सोच है ग्राउंड की, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब तक वो अवेयरनेस हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये चीज बच्चे तक पहुंचेगा नहीं। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, इसमें भी कमर्शियलाइजेशन आ गया है, इसमें मतलब पैकेज बनाकर, कोर्सेज बनाकर बेचे जा रहे हैं। आप मतलब कि तमिलनाडु में, बैंगलोर में ही बायजूस जैसी कंपनी बैठी हुई, तो ये भी चीजें हो रही हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा को बिकाऊ नहीं रखना चाहिए। शिक्षा बिकाऊ नहीं है, और अगर आप इसको बिकाऊ कर देंगे तो जिनके पास नहीं है आज कुछ खाने के लिए भी, तो फिर खाने के बारे में सोचेंगे ना, पढ़ाई के बारे में क्यों सोचेंगे। आज हम मिड डे मील मतलब कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो स्कूल आएंगे, तो उसी तरह हम लोग उसी तरह कुछ कैंपेन ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए पढ़ने के लिए। क्योंकि जिसको भूख लगा है वो खाकर चला जाएगा।
आप दिखा तो रहे हो कि मैं मिड डे मील दे रहा हूँ, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस लग रहा है, आप दिखा तो रहे हो, लेकिन नॉलेज उनको गेन होना चाहिए था उस टाइम, आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। बहुत लोग बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि पैसे, जो पढ़ना चाहते हैं, जनरली पढ़ना चाहते हैं आगे, तो उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मतलब कुछ साधन नहीं है, तो अब उनको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। तो हमें मतलब कि उस शिक्षा को, जो आप कह रहे हैं ना कि ऑनलाइन शिक्षा को हम लोग कैसे मतलब क्या, मतलब कितना उसका फायदा तो बहुत है, लेकिन हमें एक अवेयरनेस बनाकर वहां तक मतलब उन बच्चों तक पहुंचाना है जिनको लगता है कि पढ़ाई अभी भी बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चीला है। तो वैसा हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि वहां तक पहुंचे वो चीज। बिल्कुल, थोड़ा आपकी अब जर्नी की बात करते हैं कि आपने एक तरह से कैरियर डिसीजन लिया, एक आर्ट के बारे में पहले लिखते थे और जर्नलिज्म के बारे में उस टाइम में आप इंटरेस्टेड थे, फिर आपने एक तरह से कैरियर चेंज करने का कैसे डिसीजन लिया, और खास करके जब 10-12 में होते हैं ना, तो बिहार में खास करके ये भी एक माइंडसेट होता है कि अगर आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता है, या फिर उसको बोले एक्टिंग हो या फिर संगीत हो या फिर कोई अदर आर्ट्स में अगर वो इंटरेस्टेड भी होते हैं ना, फिर भी वो सोचते हैं फ्यूचर तो आर्ट्स में कुछ नहीं है, साइंस ही लेना है 12 में 10th के बाद, क्योंकि आर्ट्स को एक तरह से नीच दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, साइंस के अलावा मतलब आपको सारे स्ट्रीम आपको नीच ही तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पे उनका कोई करियर बिल्ड नहीं हो सकता। ये तो है, ये मतलब ये फैक्ट है, और ये फैक्ट पता नहीं कब तक रहेगा, जब तक लोगों की मेंटलिटी जब तक बदल ना जाए। बदलने की लोगों की मेंटलिटी तभी बदलेगी जब हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे उस चीज। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, साइंस बनने के बाद लड़का इंजीनियर हो जाएगा या फिर डॉक्टर हो जाएगा या कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा क्योंकि उसको साइंस का नॉलेज है। तो ये मेंटलिटी तभी चेंज होगी जब हम लोग भी आर्ट्स में मतलब देखेंगे नहीं, बच्चा को अगर सिंगर बनना है, उसके पास टैलेंट है तो सिंगर बन जाएगा, उतना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट है, उतने सारे मतलब कि रिकॉर्डिंग हाउसेस बने हुए हैं, उतनी सारी कंपनीज है जो हायर करने को तैयार है। अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बच्चों को तो बिल्कुल वैसा सोचेंगे। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आर्ट्स लेकर भी मतलब हम लोग मतलब कि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा माहौल है कि आर्ट्स और कॉमर्स लेके लोग यूपीएससी की तैयारी करने नहीं लेते। अंतरिम गोल यही हो जाता है कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करें। तो वही चीजें हैं। तो मेरा मतलब कि मेरा जो जर्नी था वो मतलब कि झुकाव तो था, मैंने आपको बताया साहित्य की झुकाव था, और अभी भी साहित्य की तरफ ही झुकाव है। मुझे साहित्य से रिलेटेड चीजें पढ़ना, फिर उस पर अपनी बातें लिखना। आज भी मैं अगर एडिटोरियल पढ़ता हूँ हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो मैं उस एडिटोरियल को पढ़ के बाद अपना व्यू लिखता हूँ, मैं उनको मेल करता हूँ। कभी कभार छपता है, कभी नहीं छपता। तो जब लगता है अच्छा तो वो छापते हैं, जब नहीं लगता है तो मतलब वो चीज़ मेरी जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि वो छूट गया है मेरे। मुझे लगता है वो जुड़ी हुई है, तभी मैं आज आपसे बात भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतना अवेयर है मेरा, मैं अपने सोसाइटी से अपने अवेयर हूँ, मैं अपने राज्य से अवेयर हूँ, मैं अपने जगह से अवेयर हूँ। और रही बात मतलब कि कैरियर पाथ चेंज करके साइंस लेने का, तो थोड़ा पेरेंट्स का भी प्रेशर था कि मतलब कुछ ऐसा करना है तुम्हें कि मतलब जिससे तुम्हारा भोजन पानी चल सके, तुमको नौकरी लग जाए। क्योंकि वही सोच है, मैंने आपको बताया ही, मतलब आर्ट से उनको लगता था कि मतलब ऐसा बैकग्राउंड में चला जाएगा लिखने, अगर लेखक बन जाएगा तो लेखक से क्या ही कमा लेगा। तो एक मेंटलिटी है पेरेंट्स की वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे रहे हैं, उनको वैसा कुछ मिला नहीं, वैसा उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, तो जाहिर सी बात है उनकी सोच वैसी रहेगी। और मैं उस सोच को भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि मतलब काफ़ी कष्ट से उन लोगों ने मुझे मतलब कि पढ़ाया है और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं उनको कभी मतलब गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी ही मेहनत है कि मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ और आज मुझे इतना ज्ञान हुआ है, उनकी ही मेहनत। तो मेरा मतलब यही कहने का मतलब ये है कि मतलब कि एक आपको करियर पाथ चूज करना पड़ जाता है मजबूरी में, कि जिससे आपका मतलब कि आपके पास एक जॉब अच्छी हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल सबकी सोच तो यही है कि आपके पास एक जॉब हो जाए। आप कितना भी कुछ कह लें कि हम ऐसे हैं, मेरे पास ये टैलेंट है, हम गा लेते हैं, हम डांस कर लेते हैं, हम जूडो कराटे में अच्छे हैं, हम क्रिकेट खेलना अच्छा आता है, लेकिन जब तक आपको क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, आपको जब तक उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तब तक फिर आपका मतलब कि घर नहीं चल सकता, आपका पेट नहीं चलेगा। उसके लिए लोग इसलिए यही कहते हैं लोग कि आप स्विच कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, जितना मेहनत आप उधर कर रहे हो थोड़ा सा इधर मेहनत कर लोगे तो आपको जॉब हो जाएगी। तो बस वही मतलब कि कैरियर आपको चूज, मतलब मैं तो इनिशियल डेज था मेरा कैरियर का, और मुझे कोई बताने समझाने वाला तो था नहीं कि हाँ मतलब आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो। मैं जो भी हूँ मतलब कि अपने बदौलत ही हूँ,
मतलब मुझे जितना समझ में आया, मुझे जितना ज्ञान हुआ, मैंने जितना ऑब्जर्व किया अपने सीनियर्स से, अपने आसपास के लोगों से, तो फिर वही मैं मतलब कि फिर साइंस ले पाया कि नहीं भाई, जो भी करना होगा एक जॉब लगने के बाद फिर तैयारी की जाएगी उस चीज़ के लिए। तो आज जॉब लगा है, तो मतलब जॉब हो गया, मुझे जॉब करते हुए 2 साल होने को है। तो मैं जब जॉब लग गया तो मैं फिर तैयार हुआ कि मुझे अब रिटर्न करना है, रिटर्न मुझे करना है अपने पेरेंट्स को, रिटर्न करना है मुझे अपने सोसाइटी को, अपने राज्य को, मुझे उनको छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं वहीं से निकल कर यहाँ आया और मैं जहाँ जाऊँगा बिहार का नाम मेरे साथ लिखा रहेगा, स्टेट ऑफ बिहार। हाँ, डेट ऑफ बर्थ में मेरा स्टेट ऑफ बिहार दिखेगा। तो वो बिहार को मतलब मुझे बनाना है और दिखाना है कि बस बिहार बिहार नहीं रहा है, जो मानसिकता है वो मानसिकता मुझे बदलनी है। तो आपके सवाल का शायद मतलब जवाब मैंने इसी विस्तार में दे दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात करते हैं अभी की सिचुएशन को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है जो आपका सिचुएशन उस टाइम था, ताकि आप अपना फील्ड नहीं चूज करके एक तरह से पेरेंट्स को फ्यूचर को देख के आपने डिसीजन लिया वो साइंस के फील्ड में जाने का, जब अभी देखते हैं अभी आप क्या देखते हैं, कुछ चेंजेस आई है, अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको जर्नलिज्म या फिर राइटिंग के फील्ड में? अगर अभी आपको मौका मिले तो क्या? जी बोलिए आप पूरा। अगर अभी के टाइम अगर रहता, मानिए कि इस टाइम में अभी आप क्या डिसीजन ले पाते, कुछ चेंजेस आपको दिखी है? बिहार के अगर आप एस्पेक्ट पे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा बदलाव आया है जिससे वहाँ का बच्चा अगर किसी को जर्नलिज्म लेना हो या किसी मतलब अगर उसको राइटर बनना हो तो उसको उस तरह का डायरेक्शन मिल सके। आपको बिहार छोड़ना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मुझे यही चीज़ें बदलनी है कि एक बच्चे को जो परस्यू करना चाहता है वो उसको उसके घर में ही मिले, मुझे छोड़ना नहीं पड़े दूसरी जगह पे। जैसे कि मैं भी आज मुंबई बैठा हूँ, आप भी चेन्नई बैठे हुए हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट किए हुए हैं, तो उन्होंने भी कहीं चेन्नई से कोर्सेस किए हुए हैं, कोई मुंबई से कर रहा है, अभी कुछ लोग दिल्ली से कर रहे हैं, जॉब भी उन्हें बाहर ही मिला हुआ है। या फिर मतलब और जो राइटिंग का है, अगर आप कहीं आप बोलोगे कि नहीं मुझे राइटर बनना है, तो मुझे लगता है कि राइटिंग एक स्किल है, राइटिंग स्किल है और उसको आपको खुद ही नर्चर करना पड़ेगा, खुद नर्चर करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ही ज्यादा मतलब आप सोच पाओगे और अपनी फिर कहते हैं जो भी अपना व्यूज है वो आपको कलम के माध्यम से आपको डालना पड़ेगा। आपको मतलब किसी एक जगह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मतलब कि बहुत सारे लेखक हैं जो बिहार से निकले हैं, तो उनको वो शुरू से बिहार में ही रहे थे और उनका माहौल भी बिहार में मिला था, लेकिन आज भी उनका नाम डंका है उनका। उत्तर प्रदेश का भी बिहार यूपी सटा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी, तो वहाँ से बहुत मतलब कि राइटर्स निकले हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जगह का आपको प्रकोप रहेगा राइटिंग के लिए, क्योंकि राइटिंग होल एंड सोल आपके पास है, वो आपकी कला है, वो कला आप कहीं भी दिखा सकते हो। अब आज अगर मैं मतलब कि किताबें लिखने की तैयारी में हूँ या किताब लिख रहा हूँ, तो मैं तो मुंबई में हूँ। अगर कहते हैं अगर या फिर मेरे रिटायरमेंट के बाद का प्लान है मैं वापस बिहार चला जाता हूँ, तो बिहार में ही बैठ के मतलब किताबें, अगर आपके पास शब्द हैं, आपके पास समाज है, अगर आपको समाज के लिए लिखना है या फिर किसी भी चीज़ के लिए लिखना है, तो आप बिल्कुल ओपन है, आप कहीं भी आपके पास स्किल है। अब स्कूल को आपको हमेशा नर्चर करना है, तो नर्चर कैसे होंगे? आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से मिलिए, उनकी चीज़ों को समझिए। या अगर कहते हैं पोएट की तरह से आप देख सकते हैं, तो आप अगर पोएटिक हैं तो आप पोएटिक अंदाज में आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको कहानी लेखन में आपको है तो आप कहानी लेखन के तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल सारी चीजें हैं। बिल्कुल। और एक हमारे लोग के कल्चर में एक साहित्य का बहुत बड़ा रोल रहा है, खास करके यूपी बिहार की बात करते हैं तो ठीक है। तो वहाँ पे क्या हेल्प मिलता है जर्नलिज्म, जब थिंकिंग की बात करते हैं और राइटिंग की बात करते हैं, तो एक तरह से मतलब आपके सवाल समझा नहीं मैंने। हाँ, जैसे साहित्य हम लोग का बहुत सारा स्टोरी रहा है, हम लोग का कल्चर इस टाइप से है ना, जहाँ से बहुत सारी स्टोरीज हैं जो अभी तक लोगों के बीच में नहीं आ पाई है, ठीक है। चाहे वो साहित्य की बात करें या फिर पुराने हिस्टोरी की बात करें, या फिर बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो लोग के बीच में नहीं आ पाई है, या फिर लोग अभी नहीं जान पाए, बिहार के बाहर के लोग, ठीक है।
तो उसके उस तरह की राइटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? और तो मैं मतलब कि वही एक बात फिर से बोलूंगा कि अगर मतलब कि बिहार की चीजें बाहर नहीं आ पाई हैं तो उसमें दोष हमारा ही है। अगर बिहार की कहानियां जो आज भी अनरिवील्ड हैं तो उसमें दोष हमारा ही है, क्योंकि हम अपने राज्य को छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। हमारी जो संस्कृति हमें विरासत में मिली है उसे छोड़कर हम दूसरे राज्यों पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे देशों पे फोकस कर रहे हैं, और दूसरे राज्यों में जाकर अपने अपने मतलब कि राज्य की बुराई कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, जबकि हम लोग संस्कृति के मतलब धरोहर हैं। आप इतिहास उठाकर पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आपको उतनी पुरानी चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको इतनी भी सारी चीजें मिल जाएंगी कि मतलब आपको कलेक्ट करते करते उस पर लिखते लिखते आपको एक अरसा बीत जाएगा। तो वही है, हम लोग अवेयरनेस की कमी है, हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि हम लोग जैसे कि अब जैसे कि जो एरा था वो 95 से 2005 का, उसके बीच में जो जन्म लिया है उसके दिमाग में यही बैठा हुआ था कि भाई बिहार में ना बिजली है, ना रोड है, ना कुछ है, भूखमरी का है सिचुएशन, पानी भी नहीं, स्थिति बहुत नाजुक है और कैसे भी हम लोग अपना गुजारा कर लें। या फिर जिनका जन्म 2000 से 2010 के बीच में हुआ है तो भी वही चीजें देख रहे हैं कि हमें बस बेसिक चीजें मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा भी नहीं, क्योंकि शिक्षा के लिए हम बाहर चले जाएंगे। तो जिनकी सोच रोटी कपड़ा और मकान तक ही रह गई, तो हमें उनको ही तो अवेयर करना है कि नहीं, बिहार जो बाबू आज तुम जन्म लियो वो बिहार नहीं रहा, वो बिहार नहीं है। ये बिहार उन लोगों की धरती है जो एक समय में बिहार की राजधानी जो पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्रा देश की कैपिटल हुआ करती थी, देश की राजधानी हुआ करती थी। ये वो धरती है, ये अशोका की धरती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, ये चाणक्य की धरती है। ये चीजें अगर हम लोग उस चीज में डालते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि बिहार एजुकेशन बोर्ड है, बिहार एजुकेशन बोर्ड जो चीजें पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी की चीजें पढ़ा तो रहा है, लेकिन या तो फिर एनसीईआरटी को वो बोले या फिर अपनी एक स्टेट बोर्ड निकाले जिसमें वो बिहार की चीजों को बताए कि बिहार किस चीज का धरोहर रहा है और आज उस धरोहर को मतलब कि संयुक्त करने का जरूरत है। तो संयुक्त तभी होगा जब एक एक बच्चा पढ़ेगा बिहार के बारे में, तभी तो उसका माइंड क्रिएटिव होगा, नहीं तभी तो वो बिहार के बारे में सोच पाएगा कि नहीं बिहार था और वैसा आज बिहार कैसे होगा, तभी उसको सोचने की क्षमता भी होगी। जब शुरू से उसके दिमाग में ये डाला जाएगा कि बिहार है ही नहीं कुछ, यहाँ से निकलना है तुम्हें, यहाँ से बाहर जाओगे तभी तुम जिंदा रह पाओगे, तब तो वो कभी तभी वो जानने का इशू नहीं होगा। आप पूछ लोगे बिहार में क्या है, बहुत कुछ पूछ दोगे। आप जो बिहार से बाहर आए हैं, बाहर कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, आप उनसे पूछ दोगे तो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उनके दिमाग में यही गंदगी भरी हुई है, क्योंकि बचपन से वही देखते आ रहे हैं। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, कोई अवेयर करने वाला नहीं। तो अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा हम लोगों में बच्चे से, क्योंकि आप मतलब कि अगर जैसे मुझे तो समझ है सारी चीजें, आपको समझ है सारी चीजें, हमारे जैसे है लोग हैं उनको समझ है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं है, आप उनको अवेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ भी बोलोगे उनको कि बोलने वाले बहुत हैं, बोल के चले जाते हैं, यही चीजें होती हैं। तो फिर आपको बच्चे से ही तो आप करिकुलम में डाल दो, आप करिकुलम में डाल दो उसको कि हाँ मतलब कि हर एक साल में एक बार ऐसा सेशन होगा स्कूल में कि हम लोग आपको जो पौराणिक धरोहर है बिहार पे वहाँ आपको घुमाने ले जाएंगे। या फिर उसको टेक्स्ट बुक में, सबसे अच्छा तो टेक्स्ट बुक है कि हमारा बिहार का इतिहास बच्चा पढ़े, तभी तो फिर मतलब अभी मतलब उनको एडॉप्शन होगा कि नहीं, मतलब किस संस्कृति और किस संस्कृति धरोहर की धरती पे हम लोग हैं, तभी उनको गर्व महसूस होगा। और तभी फिर उन्हें ये भी फील होगा कि नहीं, जो चीजें बिगड़ गई हैं उन्हें हमें सुधारने में आगे आना चाहिए, ऐसा अब चीजें क्यों नहीं। तो मेरी तो यही है कि उस चीज को मतलब जो भी सांस्कृतिक धरोहर है और जो भी सांस्कृतिक चीजें हैं, मतलब साहित्य से जुड़ी हुई हैं या फिर इतिहास से जुड़ी हुई हैं, वो मतलब कि उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं जगेगा। अब तो आज मैं जानता हूँ बिहार कहाँ था, कैसे था, क्या है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। तो जब तक अवेयरनेस हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे उस चीज को लेकर, तब तक मतलब कि वो जागरूकता पैदा नहीं होगी, वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा कि नहीं, मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। तभी आपका सारा चीज कवर हो जाएगा, साहित्य भी कवर हो जाएगा, आपकी मतलब वो धरोहर जो आप जो छोड़कर चले गए थे, धरोहर को जो हमें बरकरार रखना है, वो धरोहर भी आपका जिंदा रहता है।
बात करते हैं एक तरह से दूसरे स्टेट में जाने के या फिर दूसरे राज्य में जाने के लिए, या फिर वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर काम के सिलसिले में, तो आपको खास कर क्या सारी चीज हैं जिनका सामना करना पड़ा, और अभी क्या सारी चेंजेस उसको लाना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा मतलब कि चैलेंज तो मेरे यही था कि मेरे नाम के पीछे बिहारी लगा हुआ है। मैं दिल्ली रहा हूँ 3 साल में बहुत लोगों ने मुझे बिहारी कह के बोलते, तो इट्स प्राउड फॉर मी, लेकिन वो तरीका, उनका बोलने का तरीका सही नहीं। वो जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो बिहारी है, तो बिहारी एज लाइक मतलब आप बाहर निकल के आ रहे हो तो बिहारी एज वो स्लैंग कहते हैं, उसको गाली कहते हैं, गाली की तरह यूज करते हैं वो, और हमें देखते भी उसी हीन भावना से कि पता नहीं क्या है, कैसा है, क्या करेगा, दूर भागते हैं। मैं आपको ये मुंबई की रिलेटिव बता रहा हूँ। मैं अपने जिस ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं काम करता हूँ, उस ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ। लोग भागते थे स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में, पता नहीं कहाँ से आया है, क्या करेगा, कैसे करेगा। अब कुछ भी गलतियां होती थी हम पे ही डाल दी जाती थी, यही मतलब कि भी मारू राज्य से है, वैसे ही जगह से है, डाल दो गलती सारा इसके ऊपर, ये देख अपना झेलेगा। तो वही ये सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया मैंने। मैं चंडीगढ़ था 4 साल, वहां भी मैंने ये चीज फेस किया। दिल्ली में था, वहां भी वो चीज फेस किया, और मतलब आज मुंबई में वहां भी मतलब वो चीजें फेस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कुछ कोई कमेंट कर ही देता है, जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, वो कमेंट कर देते हैं। पहला सवाल तो ये, क्योंकि उनका माइंड मेकअप ही वैसा बना हुआ है। और बनाया किसने? बनाया हम जैसे लोगों ने ही, जो बाहर जाके कुछ ऐसी चीजें कर दिया उन्होंने, या फिर यहाँ रह के भी कुछ ऐसी चीजें उन्होंने कर देते हैं कि मतलब नाम बदनाम हो गया। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया मैंने। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज किया, आप घर छोड़ना। जब आपके घर में आप एक ही हो बेटे, तो वो बहुत बड़ी बात है। घर छोड़कर जाना, अपने पेरेंट्स छोड़कर जाना, और आज पेरेंट्स को छोड़कर मैं आज यहाँ, अगर कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो मतलब या फिर कुछ भी होता है तो फिर हमें मतलब कि आने में फिर भी मतलब आज मैं अर्निंग हूँ तो मैं फ्लाइट ले लेता हूँ पटना के लिए, तो मतलब घर 3 से 4 घंटे में पहुंच जाता हूँ। लेकिन जब नहीं था, जब मैं कॉलेज डेज में था, तो मुझे कहीं से भी चंडीगढ़ से 24 घंटे ट्रैवल करना लगता था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि घर से दूर रहकर उस चीज को परस्यू करना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और खासकर हमारे लिए जो मतलब कि जिनके लिए क्या कहते हैं, जिनके लिए घर ही सब कुछ होता है, घर का माहौल ही सब कुछ होता है, दादा दादी चाचा चाची सबके बीच में रहने की हमें आदत रही है। मुझे लगता है जो परवरिश हमारे बिहार में मतलब कि मिली हुई है, या फिर जो चीज़ें हमने देखी है, उस गाँव को जो फीलिंग हमने की हुई है, वो चीज़ छोड़ना काम के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक है ये। क्योंकि हम लोग हर दिन उस चीज़ को मिस करते हैं। जैसे कि आज मैं छुट्टी बटोरता हूँ कि मैं दिवाली में, छठ पूजा पे घर पे हूँ, तो वही कितना दुख की बात है। अगर मेरा यही रोजगार मेरा मुंबई में ना रहकर बिहार में ही होता तो मुझे तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज मुझे लगता है हर एक बिहारी ने फेस किया है जो बाहर निकला है बिहार से। कैसे उसको एक तरह से सामना किया जा सकता है, और क्या सारी चेंजेस लाएंगे उसको सही करने के लिए? अभी देखिए, जैसे कि अभी एक तो सबसे मतलब कि मैं आपको रूट कॉज बताऊंगा इसका, कि मैं सब कुछ पॉलिटिशियंस पे ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी हमने ही खड़ा किया हुआ है। 15 साल सरकार चलाने के बाद भी फिर से हमने वोट नहीं दे दिया, लीजिए आप ही चलाइए। तो हम लोग फिर कहते हैं नहीं, फिर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वी कांट ब्लेम देम। भाई बिहार में इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी, बिहार में रोजगार कैसे आएगा, हम लोग ब्लेम नहीं, अब नहीं ब्लेम, मैं नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। लोगों को मैं ब्लेम करूँगा, क्योंकि आपने चुना उनको, आपने उनको ऐसे लोगों को चुना जो वही काम करते आ रहे हैं पिछले 15-20 साल। फिर आपने एक और मौका उन्हें दे दिया 5 साल के लिए। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल में एक छोटा बच्चा जो नवजात होता है वो चलना, बोलना, सीखना, सब काम खुद से करना सीख लेता है। और हमारा आप देख लीजिएगा, आप अपने जिला, अपना कस्बा, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने 5 साल के बाद क्या मतलब चेंजेस आ गया।
तो मतलब कि एक तो मतलब ये सबसे बड़ा रूट कॉज है। उसके बाद मैं आपको दूसरा चीज ये बोलूंगा कि मतलब हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, कुछ वहाँ पे मतलब कि ट्रेनिंग कैंपेन्स चलानी चाहिए। अब जैसे कि अब बहुत लोग हैं जो मतलब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ करने का है कि मतलब को उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दें पढ़ने के लिए कि मतलब उन्हें मतलब कि अपना गांव अपना शहर ना छोड़ना पड़े। और दूसरी बात, हम टेक्निकल स्किल टेक्निकल नॉलेज का भी एक कैंपेन चलाएं। ऐसा कोई मतलब क्लासेस खोल लें या कोई चीज़ मतलब ऐसा खोले जो मतलब कि जहाँ पे एक जगह में बहुत सारे लोगों को हम लोग टेक्निकल नॉलेज दे सकें। तो टेक्निकल नॉलेज और जो आपने बोली थी एक बात प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो काफ़ी मुझे सही लगी थी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और टेक्निकल नॉलेज अगर हम लोग देते हैं वहाँ पर, तो आज जैसे कि अब कोविड का जैसे दौरान है, कोविड के दौरान में वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और बहुत अच्छी बड़ी कंपनियां घर से ही मतलब काम करा रही हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वर्क फ्रॉम होम की रिकॉर्डिंग आज के ज़माने में सबके पास 4G है, सबके पास स्मार्टफोन है, मैं तो ये मानता हूँ। तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज उस टेक्निकल नॉलेज के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करके उनको नॉलेज प्रोवाइड करें। जब उनको नॉलेज होगा, स्किल होगा, तो फिर वो लोग फिर जॉब अप्लाई करेंगे। ठीक, मतलब अभी तो ऐसा माहौल है कि आप बिहार मतलब कि आपको जरूरी नहीं है छोड़ जॉब करने के लिए, मतलब कोविड का जो सिचुएशन है उसके मतलब एस्पेक्ट में बात करें। बाद के कोविड के बाद फिर आपको मतलब कि क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मतलब हेवनली बॉडी से मिलना पड़ेगा, मतलब आपको टाई अप करना पड़ेगा, तब जाके उन कंपनीज अपना ऑफिस वो यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ, आप भी आप आम नागरिक हो। अगर मैं कह दूं कि हाँ टाटा आ जाए यहाँ अपना ऑफिस खोल ले, ये पॉसिबल नहीं है। एयरटेल को हम बोल दे कि भैया साहब अपना बीपीओ खोल लीजिए आप यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ये पॉसिबल तब होगा जब हम लोग हेवनली बॉडी से मिलेंगे। तो मैं मतलब अक्सर हमेशा ये भी सोचता हूँ कि ये जो लोग जितने भी हम लोग रोजगार कर रहे होते हैं ना, रोजगार नहीं है, तो मुझे लगता है कि तो जो वैकेंसीज है वो सबसे ज्यादा वैकेंसी पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में यूथ की बहुत कमी है। अगर हमारे जैसे आपके जैसे सोचने वाले लोग अगर वहां पहुंच जाएं, क्योंकि नीयत साफ है, नहीं मुझे कुछ करना है, तो आपको रिजल्ट दिखेगा आपको। लेकिन हम वही फिर यही है कि हमारा मतलब जातिवाद के कारण और भी चीजों के कारण हम उन लोगों को वोट नहीं मिलेगा और फिर वही चीजें हो जाएंगी। तो सारी चीजें काफी कसमकस है, मतलब इतना ये आसान नहीं है। इंडस्ट्रीज इन बिहार, जॉब्स इन बिहार मतलब कि यहीं के लोगों को यहीं पर रह के उन्हें रोजगार मिले। तो इसके लिए हमें काफी ग्राउंड्स तैयार करने पड़ेंगे। मतलब ऐसे मैं आपको मतलब टेम्पोररी एक चीज मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोविड के दौरान में सब कोई घर से काम कर रहा है, मैं भी घर से काम कर रहा हूँ, मैं भी घर से ही काम कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, तो जो घर से काम कर रहा है तो घर से क्लासेस भी घर से ही चल रही हैं। कोविड के दौरान कॉलेज स्कूल सभी उतने खुले नहीं हैं, तो हम लोग ये नॉलेज मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाकर नॉलेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और करने के बाद फिर वो लोग मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ अभी हो सकती है। लेकिन उसके बाद की चीज़ें जो हैं, जो हमारे हाथ में मतलब हमें मतलब कि एक बड़ा ताकत रिफॉर्म करना पड़ेगा। सारे यूथ को इकट्ठा होकर एक खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ भाई हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें ये चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ेगा थोड़ा। तो पहले तो मैं सरकार से ही आग्रह करनी पड़ेगी, भाई ऐसा कुछ आप कर दो आप कि हमें मतलब कि भटकना ना पड़े। क्योंकि मतलब इतने ज़्यादा युवा हैं और युवा निकल ही जाते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो समय बर्बाद नहीं करेंगे ना, वहाँ पे आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि सबको अर्निंग होना है, सबके पास जॉब चाहिए, सबको अपनी लाइफ मेंटेन करनी है, आगे बढ़ना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आगे बढ़ तो जाते हैं लेकिन बिहार पीछे छूट गया है। बिल्कुल। और थोड़ा जानना चाहें कि आपका एक तरह से जॉब का क्या एक तरह से स्टोरी रहा है। एक MNC कंपनी जो कि एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बोल सकते हैं, तो उसमें आपका कैसे क्या एक तरह से स्टोरी रहा, कैसे आपने उसमें ज्वाइन किया और क्या क्या चैलेंजेस आई आपको, खास करके जब बिहार से कोई आदमी होता है, ठीक है, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो मेरा जो मतलब ऐसा कोई मतलब एक सेटअप क्या कहते हैं, एक सेटअप नहीं था।
कि मुझे एक पार्टिकुलर इसी कंपनी में मुझे ज्वाइन करना है या मुझे यही कंपनी में मुझे जॉब चाहिए। मेरा बस यही था कि मेरे कॉलेज में 2500 बच्चे थे, मतलब सॉरी मेरे बैच में 2500 बच्चे थे, मेरे ब्रांच में 2500, मतलब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, 2500 बच्चे थे। मुझे बस इतना था कि उस 2500 से मुझे अलग होना, मेरी बस यही सोच थी। तो मैंने कुछ 4-5 कंपनी टॉप्स की निकाली हुई थी कि जिसकी मैंने प्रिपरेशन की थी सेकंड ईयर से, कि जब मैं जिस साल में जब प्लेसमेंट में बैठूं, जब मेरे इंटरव्यूज हों, तो मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहूं। उन 4-5 कंपनी में मॉर्गन स्टैनली का भी नाम है। तो मैंने वैसे ही तैयारी करके मतलब उस चीज़ को अचीव किया हुआ है कि मेरा बस छोटा बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, स्मॉल मिलाते जाइए लार्ज बनाते जाइए। तो मैंने छोटे छोटे टारगेट्स बनाए कि पहले मतलब पहला राउंड इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, फिर सबको मतलब स्मॉल को फिर जोड़ते फिर वो लार्ज बनाया। तो एक बार में मतलब कि अचीवमेंट ना मुझे कभी मिली थी और मुझे इसमें भी एक्सपेक्ट है कि मुझे मिलेगी नहीं। तो मैं मतलब कि ये 91वीं कंपनी थी, 51st कंपनी थी जहाँ जिसमें मेरी प्लेसमेंट, उससे पहले 50 कंपनी में मैं रिजेक्ट हुआ था, सीधे रिजेक्ट हुआ था साफ। तो मतलब कि रिजेक्शन भी आपको एक पावर देता है सिलेक्शन के लिए। एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, रिजेक्शन का कुछ स्पेसिफिक कारण हो या फिर आपका एक तरह से टेक्निकल बैकग्राउंड हो या फिर कॉलेज देखा जाता है या फिर एक तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है ना जो पहले पूछती है कि हाँ आप कौन से स्टेट से हो, क्या आप ये स्टेट जहाँ पे लोकेशन रहता है कंपनी का वहाँ पे आप रह पाओगे, कितना दिन के लिए रह पाओगे, बहुत सारे बैकग्राउंड सवाल किए जाते हैं। आपका क्या कारण रहा? बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और सबसे मेरा बड़ा सवाल वही था, वो मेरा मतलब फेलियर जो 12th में था, 12th का फेलियर ही मेरा मतलब सबसे बड़ा रोड़ा बनता था। क्योंकि हर एक मतलब मैं टेक्निकल राउंड क्लियर कर देता था, क्योंकि टेक्निकल राउंड में टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती थी, लेकिन जो HR का राउंड होता था, HR के राउंड में मुझसे यही पूछी जाती थी कि आपका ये गैप क्यों है स्टडी। मैं मतलब कि ऑनेस्ट हूँ और अपने से भी हूँ और सामने वाले से भी। मैं ऑनेस्टली उनको बता देता था कि इन्हीं चीज़ों के कारण मैं मतलब कि मैं परस्यू नहीं कर पाया और उसके बाद मैं उसी कारण चीज़ें लैक होती थी, उसी कारण मैं रिजेक्ट होता था। कभी टेक्निकल नॉलेज में कुछ चीज़ें, अब जैसे कि आप इंटरव्यू दे देते आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको वो बहुत ही लकी होते हैं जिनका मतलब 2-3-4 कंपनी स्टार्टिंग में ही उनका प्लेसमेंट हो जाता है, या फिर उनके पास वास्ट नॉलेज होती है, वो कर पाते हैं। तो मैं खुद को एवरेज में ही काउंट करता हूँ। तो एवरेज होने के कारण मुझे मतलब एक्सपीरियंस ही मैंने मतलब चीज़ें क्लियर की कि नहीं, मतलब अगर आप इन 50 कंपनीज में मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया कि इन चीज़ों से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो मैं उन चीज़ों को अपना जो वीकनेस था मेरा, मैंने उसको स्ट्रेंथ में बदला। और फिर जब मैं बैठा 51st कंपनी में, तो मतलब कि उसी मोड से बैठा था कि ये मेरी आखिरी कंपनी है, जबकि उसके पीछे भी और कंपनी आने वाली थी, लेकिन मेरा ये सोचा कि ये मेरी आखिरी कंपनी है और मुझे देना भी उसे आखिरी के तरीके से ही, मुझे इसे कम्पीट करना है। तो ये मतलब कि मेरी स्ट्रैटेजी थी और मेरी मतलब सोच थी, और सोच के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी टारगेट्स थे मेरे, छोटे सारे टारगेट्स थे। मैं क्योंकि अब जैसे कि अब बहुत ऐसी कंपनीज का राउंड ऐसा होता है जो काफ़ी टफ होता है, तो मेरा बस यही होता था कि मैं 3rd राउंड तक पहुंचना है। मैं HR तक सोचता ही नहीं था कि मुझे ऑफर लेटर चाहिए HR से। मैं बस ये सोचता था कि इस कंपनी का मुझे 3rd राउंड तक पहुंचना है, अगर 3rd राउंड मैंने इसका क्लियर कर लिया तो मुझे जहां जाना है वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ। तो वैसे तोड़ तोड़ के फिर आज मैं वहाँ मतलब फिर मेरा वो मॉर्गन स्टैनली क्लियर हुआ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो आप बैकग्राउंड का चीज पूछे हैं, तो बैकग्राउंड मरते दम तक बिहार वाला कैरी होगा। और जो चीज़ें मैंने फेस की हैं कॉलेज में भी, दिल्ली में भी प्रिपरेशन के दौरान, और आज मुंबई में भी 2 साल से हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो लोगों ने यहाँ पे बोली है, मुझे कमेंट किया है, वही मुझे ट्रिगर करता है हमेशा कि आपको चीज़ें बदलनी है, नहीं तो आप हमेशा ही आपको उसी तरीके से देखा जाए। तो एक मतलब बदलाव का कारण मेरा वो भी है, और ये मैं इसे बहुत पॉजिटिव टर्म से लेता हूँ कि चलो मुझे किसी ने मतलब कि बोल दिया, कमेंट किया, तो जाहिर सी बात है मेरा जगह वैसा है, और हम कैसे हैं, कितने निर्लज इंसान है कि उस जगह के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं कि अपनी छवि को बदल सके। ये बहुत शर्म की बात है। तो मुझे वो शर्मिंदा हर जगह नहीं होना है, इसलिए मैं तैयार हूँ उस चीजों को बदलने के लिए, और मुझे करना है। बिल्कुल वही तो चाहिए सब लोग को, अगर इस तरह से सोचेंगे तो जरूर बदल देंगे। बिल्कुल।
और जब आपका वर्क कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक तरह से क्या आपका व्यू होता है, एक एज ए बिहारी किस तरह से लोग एक तरह से ट्रीट करते हैं, या फिर काम की बात करें जैसे हम लोग जैसे आपने स्टार्टिंग किए होंगे जब एक तरह से नीचे के पोजीशन से एक तरह से मैनेजमेंट रोल पे जाने के लिए बहुत सारी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है या फिर बहुत सारी वहाँ पे परेशानियां झेलनी होती है। आपका क्या स्टोरी रहा? मैं आपको मतलब ब्रीफ में आपको बताऊंगा। जब मैं ज्वाइन किया था मैंने, तो डे 1 से मेरी मैनेजर से नहीं बनती थी और आज भी मेरे मैनेजर से नहीं बनती है, जो मेरे एक पोस्ट ऊपर बैठा हुआ है, आज भी नहीं बनती है उससे। अगर कल को चक्कर वो सुन रहे होंगे तो मतलब कि मैं मतलब माफी चाहूंगा पहले से ही। लेकिन ये हार्श रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है कि क्या कहते हैं, अगर आप उस बैकग्राउंड से निकल कर जा रहे हो, सबसे पहले बात तो एक तो मैं बिहार से था, प्लस मॉर्गन स्टैनली जिस तरह की कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी है, वहां पे टायर 2 या 3 के कॉलेजेस के बच्चे नहीं जाते, IITs IIMs के ही बच्चे वहां रहते हैं। तो मैं IIT IIM का बैकग्राउंड से था नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही था, तो ये उस चीज का भी उन्हें खलता था कि मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से होकर और बिहार जैसे बैकग्राउंड को लेकर ये आज यहाँ बैठा हुआ है। एसोसिएट का मतलब डाटा एनालिस्ट एसोसिएट से मतलब मैंने करियर अपने स्टार्ट की थी, तो एसोसिएट में लेवल तो मैनेजर मेरा यही बोलता था, तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया, तुम्हारा इंटरव्यू लिया किसने, ऐसे ही बोलता है। तो तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया और तुम्हारा सिलेक्शन कैसे कर लिया उन लोगों ने। तो इस तरह की चीजें मैंने फेस की हैं वहां से। तो मेरा बस यही एक मतलब कि मानना था शुरू से ही और अभी भी है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उनकी बातों को मत सुनो, अपने काम पे ध्यान दो, सर झुकाओ और काम करो, क्योंकि कलम के ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं है। आप जवाब मुंह से बोल कर नहीं दे सकते हैं, मुंह से बोल के आप अपना रिलेशन खराब कर लोगे, आप करके दिखाओ। तो मैंने वही मतलब हमेशा मतलब रिगरसली काम किया है, बहुत काम किया है। मतलब मेरा ऑफिस 3 शिफ्ट में चलता है, 3 शिफ्ट में चलता है ऑफिस में। एक सुबह 8 बजे के मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है, दूसरा नॉर्मल शिफ्ट चलता है 9:30 बजे से, और तीसरा शिफ्ट चलता है EOD शिफ्ट 12:30 बजे से। लेकिन मतलब कि मैं मुंबई काम करने के लिए ही आया था, मेरी सिलेक्शन काम के लिए ही हुई थी, और मैं ऑनेस्ट हूँ अपने कंपनी को लेकर। मैं काम कर रहा हूँ मॉर्गन स्टैनली के लिए, तो मैं डे 1 से मॉर्गन स्टैनली के लिए ही काम कर रहा हूँ, अपने लिए कभी काम नहीं किया। मैं आई एम थिंकिंग, मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूँ, जो मुझे कंपनी पे कर रही है, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है मैं कंपनी के लिए काम करूँ। तो मैंने कंपनी के लिए ही काम किया है, चाहे मुझे 12 घंटा बैठना पड़े या 18 घंटा बैठना पड़े। और मैं लिटरली बैठता हूँ, लिटरली मैं बैठता हूँ, क्योंकि मेरे अपने कुछ गोल्स हैं। क्योंकि आज मैं एसोसिएट के लेवल से अगर आज असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, तो उसी मेहनत के कारण हूँ। मैंने उतनी मेहनत की है। मतलब मैं बता रहा हूँ 3 शिफ्ट में ऑफिस चलता था, लेकिन फिर भी मैं घर लौटता 8 बजे 2 बजे। और मतलब कि फिर बाद में जब लोगों को लगा 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद कि, तो लोगों का सोच बदला कि बिहारी जैसे भी होते हैं मेहनती होते हैं, जिद्दी होते हैं, उन्हें कोई काम दे दो तो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तो आज मेरी इमेज जो है वो बहुत अच्छी है एज ए बिहारी। तो मैं वही सोचता हूँ कि जब अपनी मेहनत से मैं अपने एक छोटे से डिपार्टमेंट का, मैं जहाँ बैठता हूँ जिसमें मतलब कि 6 7 8 लोग हैं, या फिर मैं मेरे ऑफिस में तो बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का जब मैंने सोच बदल लिया 2 साल से कम समय में, तो शायद अपने जिले अपने कस्बे का तो सोच, या फिर अपने देश का तो सोच बदल ही सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक तरह से मैनेजमेंट रोल की बात करते हैं तो एक लीडरशिप भी आती है कि बहुत लोगों को एक तरह से मैनेज करना होता है। अपने जो डाउन लाइन के लोग होते हैं उनको संभालना होता है, उनको बताना होता है। तो लोग जो अपने से नीचे होते हैं, ठीक है, वो एज ए मैनेजर और या सीनियर कैसे ट्रीट करते हैं एक बिहारी होने के नाते, या फिर बोले तो एक कल्चर डिफरेंसेस होने की वजह से क्या सामना करना पड़ता है? तो जब मैं मतलब उनके अंडर था, अभी भी मतलब मैं तो अंडर हूँ ही। तो जब मैं मतलब बिल्कुल एसोसिएट लेवल से था, जब बिल्कुल मैं 0 से मैंने स्टार्ट किया था, तो ट्रीट तो मुझे वैसा नहीं हुआ मिला जैसा बाकी लोगों को ट्रीटमेंट मिलती है। मतलब ऐसा मतलब कि हमें मतलब मुझे ऐसा होता कि मेरे पे काम डाल दिया जाता था, तुमको करना ही है,
लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसी नहीं होती थी, मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा पार्शलिटी होता था। तो मतलब तुम्हें करना ही है, तुम ही करोगे, और मतलब तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हें फिर पेनल्टी देखना पड़ेगा तुम्हें, मतलब हर तरह की चीज़ें होती थी। कभी मतलब गलतियाँ होती थी तो बोले डांटे भी जाते थे, मैं डांट भी सुनता था, गालियाँ भी सुना हूँ, सब कुछ हुआ है। तो लेकिन मेरी सोच ये है कि हर चीज़ से मैं पॉजिटिव लेता हूँ, नेगेटिव नहीं लेता। अगर मैं सुनकर वहाँ रिएक्ट कर जाता या कुछ कर देता या छोड़ देता तो मैं शायद आज यहाँ नहीं हूँ। दूसरी बात, मेरे अंडर भी अभी मतलब कि मेरी एक टीम बनी है जिसमें 7 लोग हैं मेरे अंदर, वो भी एसोसिएट लेवल पे हैं या फिर ऐसे एनालिस्ट के रोल पे हैं। तो मेरी सोच ये है कि जो मैंने चीज़ें पॉजिटिव सीखी हैं अपने मैनेजर से, चीफ मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से या फिर एचओडी से, तो जो पॉजिटिव सीखी है मैं वो पॉजिटिव ही देना चाहता हूँ। जो निगेटिव मेरे साथ हुआ है मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एज ए लीडर आप लीड कर रहे हैं, आपके पास लीड कर रहे हो, अपनी टीम को लीड कर रहे हो। तो टीम को आप लीड तब करोगे जब आप हाईली मोटिवेटेड हो और अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हो उस काम को करने के लिए, क्योंकि काम करने का तरीका और कराने का तरीका मुझे लगता है मोटिवेशन ही है। आप उसको मोटिवेट करो, उसको सिखाओगे। कुछ चीज़ें नहीं आ रही है मेरे जूनियर को तो मैं बैठता हूँ उनके साथ डिस्कस करता हूँ, बातें करता हूँ, चीज़ें कैसे होंगी उनकी भी चीज़ें लेकर बैठता हूँ। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई हैं। मुझे डाल दिया जाता था कि तुम्हें करनी है, तुम जैसे भी करो। तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ बैठता था, उनसे गिड़ाता था कि भाई कर दो, मेरा मुझे भी हेल्प कर दो, तब चीज़। तो मैं वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं मैं वो नहीं देता हूँ। मैं बस पॉजिटिव गेन करता हूँ कि मैंने सीखी क्या है उनसे, और वो बस वही इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने जूनियर्स के साथ। मतलब कोई ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब रैगिंग जैसा हो गया ना ये कि कॉलेज में रैगिंग हो रहा है तो मुझे भी रैगिंग लेनी है। तो वो रैगिंग वाली चीज़ मेरी मेंटेलिटी नहीं है कि अगर मेरे साथ हुई है तो मैं लूंगा ही। पॉजिटिव जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ मैं उनको दूंगा, मैं उनको हेल्प करूंगा, उनको नर्चर करूंगा, क्योंकि उनको भी कभी ना कभी इस पोस्ट पे आकर बैठना है। वो तभी हो पाएगा जब वो उस लेवल से अपने मतलब कि उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है असली या मतलब अच्छी जो लीडर होते हैं उनके में यही क्वालिटी होती है कि अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं। मतलब मैं हमेशा बोलता भी हूँ और मेरा मतलब व्हाट्सएप पे टैगलाइन भी है कि तरक्की का मतलब ये होता है कि आप सबको साथ लेकर चलें, और टीम में हर एक मेंबर का इम्पोर्टेंस अपना है। तो आप किसी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। आपके पास लीडरशिप स्किल्स तो आपको पता होगा कि उस बंदे समय कैसे काम निकलवाना है। तो बस यही सारी बातें हैं। बिल्कुल। जब कॉर्पोरेट एक तरह से कल्चर की बात करते हैं ना, तब बाहर में अभी जो माइंड सेट है लोगों के बीच मैनेजर के प्रति, मैनेजर को एक नीच दृष्टि या फिर एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, गुस्से की नज़र से देखते, गाली ही मतलब निकलता है मुझसे। बहुत कम ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो उस तरह की लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है, तो आप एक तरह से अलग तरह से सोचते हैं, वो तो सही है, बिहारी का क्वालिटी है। और आप एक तरह से क्या सजेशन देंगे इस चीज़ को लेके, जो कि जो कंपनी मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी मुंबई में है बट बिहार में नहीं आ पा रही है, बिहार में उसका कल्चर नहीं बिल्ड हो पा रहा है? तो मतलब कि मॉर्गन स्टैनली कंपनी जैसी है वो मतलब कि, या फिर वैसी जो भी कंपनीज है वो मतलब बिहार नहीं आ पा रही है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना दे पाए। तो काफी बड़ी कंपनी है, मतलब उससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडियन कंपनीज है। मैं मॉर्गन स्टैनली तो यूएस की कंपनी है, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, बहुत ऑफिसेज हैं। इंडिया में बस 2 ही ऑफिसेज हैं, आप बैंगलोर में एक है और एक मुंबई में। तो मैं तो बस पहले तो यही प्लीज करूंगा कि जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन कंपनी जिस तरह से कॉलेज टू कॉलेज घूमकर हायरिंग करती हैं, छोटे छोटे कॉलेज से जाती है, टीसीएस जाती है, इन्फोसिस जाती है, कॉग्निजेंट जाती है, या फिर कहते हैं आपको जो एलएनटी हो गई, एलएनटी का भी एक मतलब एक मास मीटर कंपनी है, वो जाती है। मतलब कॉलेज से कॉलेज, छोटे छोटे कॉलेज से जाती हैं जहाँ पे मतलब 5 बच्चे 10 बच्चे वहाँ से उठाती हैं, या फिर बहुत जो बड़े बड़े कॉलेज है जहाँ बच्चे ज़्यादा है वहाँ से बच्चे ज़्यादा उठाते हैं। तो जिस तरह से वो कॉलेज अपना प्लेसमेंट के लिए हंटिंग करती है ना छोटे छोटे कॉलेज से, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे ऐसे जगह पे भी हंटिंग करे, बिहार जैसे, झारखंड जैसे, वेस्ट बंगाल जैसे, जहाँ पे मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है कुछ, वहाँ पे जगह को हंट करे और वहाँ पे सेटअप अपना स्टार्ट करे। और सेटअप स्टार्ट ऑफिस से ही नहीं करे,
एक टेक्निकल क्लासेस रूम से स्टार्ट करें। जैसे आप जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, कहते हैं कि क्या रोल होना चाहिए, तो मुझे तो यही लगता है कि इन्फोसिस इंडियन कंपनी है, टीसीएस इंडियन कंपनी, इन लोग को जगह हंट करनी चाहिए कि बिहार आए। बिहार में से बड़े बड़े शहर हैं, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया, ये सब जो शहर है, इन शहरों को वो हंट करें, वहां पे देखें और अपना एक सेटअप करें, अपना एक प्रैक्टिकल क्लास ही खोल दें या फिर ऐसा कुछ सेंटर ही खोल दें। तो पहले तो लोगों में अवेयरनेस होगा कि ये चीज है क्या, लोग जानने के लिए इच्छुक होंगे, वहां तक पहुंचेंगे, वो चीजें होंगी। तो जब उन्हें वहां गैप दिखेगा तो अपना ऑफिस भी खोल लेंगे। तो वो चीज हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मतलब जो मैंने अपने जर्नी में या अपने पापा के बिजनेस जर्नी में, क्योंकि मैं भी 17-18 साल उनको दिया है उस दुकान पे, और अभी मैं जो पढ़ने में जो भी मुझे स्ट्रगल फेसेस हुआ है, तो मैंने उसका मतलब एक बेसिक या स्ट्रक्चर तैयार किया है कि भाई आने वाले जनरेशन को या आने वाले लोगों को ये सब चीजें हम देंगे तो शायद जो हमें नहीं मिली हम लोग देने को तैयार है। वही सोच है हमारी। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और लोगों के बारे में जहाँ तक डेवलप करने की बात आती है, तो अब हम आप खास करके अभी जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको क्या सजेशन या फिर एक तरह से एडवाइस देंगे जो आप एक तरह से आपकी ही तरह बनना चाहते हैं, ठीक है? तो आप अपने लाइफ से जो भी लर्निंग है उनको क्या शेयर करना चाहेंगे? मतलब कि सबकी सोच तो अलग होती है, सबका कैरियर पाथ अलग होता है, सबका डेस्टिनेशन अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सब में एक क्वालिटी होती है, वो होती है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे उस टारगेट को अचीव करना है। तो टारगेट अचीव तभी होगा जब हम लोग मतलब मैंने अपने जो भी जर्नी है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मतलब कि आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, सैक्रिफाइस करनी है, आपको क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, और 2 और चीजें हैं। आपको क्या कहते हैं, एक और दो टर्म है, मैं भूल रहा हूँ। मतलब वो 4 चीजों को मैंने डिवाइड किया हुआ है कि मतलब ये 4 चीजें क्वालिटी होनी चाहिए आपको किसी भी चीज को अचीव के लिए। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आपके साथ मतलब अगर मेरी जर्नी जैसे रही है कि मैंने काफ़ी गिरकर उठा हूँ, अगर वैसे आपकी स्थिति है तो आपको हार नहीं मानना, नेवर गिव अप। अगर आप गिव अप नहीं करोगे, अगर आप कॉन्टिन्यूस हो, कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट, हाँ देखिए मुझे अवार्ड मिल गया, कंसिस्टेंट, कैलिबर, डिटर्मिनेशन और सैक्रिफाइस, ये 4 वर्ड से मैं अपनी लाइफ को क्या था डिफाइन करता हूँ। क्योंकि मेरा सोच क्षमता था, कैलिबर है, और वो कैलिबर मुझे लगता है हर एक बिहारी में है, कैलिबर उन्हें करना है अपनी जिंदगी में। और उसके बाद कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंट होगे तभी कुछ कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ कि अब मोटी सी रस्सी है, आपके पास छोटा सा ये है, चाकू है, तो आप काटोगे कैसे? आपको बार बार रगड़ना, अगर एक बार रगड़ोगे तो थोड़ी ना कट जाएगा, आपको लगातार उसको रगड़ते रहना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी चीज में। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। कैलिबर, कंसिस्टेंट, सैक्रिफाइस ये कि जो चीजें हमें नहीं चाहिए अपने जर्नी के दौरान, जैसे कि हम सोशल मीडिया में बहुत समय बर्बाद करते हैं, या कुछ ऐसे दोस्तों के संगत में होते हैं जहां में ज़्यादा समय बर्बाद होता है, या फिर क्या कहते हैं आपका स्मार्टफोन ही ऐसा हो गया है, स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, क्योंकि हम लोग नेटफ्लिक्स है, हमारे पास पबजी है, या फिर बहुत सारे गेम्स हैं, या फिर बहुत सारी मतलब सब्सक्रिप्शन है जिससे हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो वो सब चीज़ हो गया, तो वो चीज़ हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी अगर हमें कुछ अचीव करना है। और डिटर्मिनेशन ये है कि आपको एकदम डिटरमाइन होना पड़ेगा, मुझे ये करना है और मुझे किसी भी तरह हासिल करना है। तो मेरे मतलब मैं बस यही जानता हूँ कि ये 4 ही चीज़ों के कारण मैं आज जहाँ हूँ और मैं आगे भी जाऊँगा, यही 4 चीज़ों के कारण। तो मेरा सिंपल सा यही मैसेज है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मतलब आप 2 बार 3 बार मतलब 3 बार आप लगातार आप फेल करने के बाद भी अगर आप 20 लाख के पैकेज पे स्वीडन में जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ये। तो आपको मतलब हार माननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि मेरी जैसे जर्नी रही है वैसे मतलब कि शायद ही कोई मतलब ऐसा होता होगा जो 2 बार 3 बार कर देता होगा। लेकिन मतलब और उन्हें भी हार नहीं माननी चाहिए, 3 बार से वो ज़्यादा भी करते हैं, क्योंकि मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो पृथ्वीराज चौहान एक राजा हुआ करते थे हमारे मतलब दिल्ली सल्तनत में 1192 ईस्वी के आसपास।
तो उन पे मतलब कि मोहम्मद गोरी या गजनवी, मुझे ध्यान नहीं है, मोहम्मद गोरी या गजनवी कोई अफगान का था, सेंट्रल एशिया से आया था, वो लगातार उस पर वार किया, लगातार लड़ा वो, और 16 बार हारने के बाद 17वीं बार वो जीता। तो सबसे बड़ी बात कि वो उसके पास सब ये चारों चीजें, चारों क्वालिटी थी उसमें। कैलिबर था कि नहीं मैं पृथ्वीराज चौहान को हरा दूंगा एक ना एक दिन। दूसरा डिटर्मिनेशन था कि मुझे हराना ही है। तीसरा उसने सैक्रिफाइस किया कि इतने लोग मरते थे हर बार, 16 बार की लड़ाई में लोग तो मर ही होंगे, उसके मरने के बाद भी उसने सैक्रिफाइस करके वो वहां तक मतलब 17वीं बार अपनी सेना लेकर पहुंचा। तो वही वो चारों क्वालिटीज थी उसमें। तो वही मतलब जब उतना बड़ा राजा को हराना था उसको, तो वो मतलब 16-17 बार उसने ट्राई कर दिया। तो हम लोग क्या 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार ट्राई नहीं कर सकते अपने लक्ष्य के लिए? चलिए, ये तो थोड़ा ऐतिहासिक रूप मैंने बता दिया। एक आपको मतलब वैज्ञानिक तौर से बता देता हूँ, इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूँ तो मतलब थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा हम सबने, जिसने बल्ब का आविष्कार किया है। उसने 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट किए थे, 1000 गिनकर 1000, वो 4 डिजिट होता है 1000 में। 1000 बार वो फेल होने के बाद 1001वीं बार बॉल जला था, और तभी वो जला था तो आज हमारे घर पे भी बॉल जल रहा है। तो अगर थॉमस अल्वा एडिसन ये सोचकर सो जाता या छोड़ देता कि भाई 10 बार हो गया 20 बार हो गया, वही वो कंसिस्टेंट लगा हुआ था अपने गोल अपने लक्ष्य के लिए, पागल था, उसको मिला। तो आप कितने भी फ्रेशर्स पढ़ लो, किसी के भी, सबके, मेरे आप सुन रहे हो मेरे बारे में, या फिर और भी जो लोग हैं जो आपको कहते हैं मिलेंगे, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो कुछ नहीं, मैं बहुत आम हूँ, बहुत ही आम हूँ, आपको बहुत लोगों का पढ़ने को मिलेगा। सब में आपको एक ही चीज मिलेगी कि दे रिफ्यूज टू गिव अप, उन्होंने गिव अप करने से मना कर दी। तभी आज जैसे कि आजादी की बात आप देख लो, आप मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी देख लो, 1857 में हमने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम लड़ी। अगर हम लोग वहीं छोड़ देते कि नहीं भाई अब हम लोग गुलामी रहेंगे, छोड़ देंगे, नहीं जीत सकते हम लोग अंग्रेजों से, तब तो फिर आज भी हम गुलामी होते। लेकिन हम लोगों में वो खून था कि नहीं हमें आजादी चाहिए, तो हमने सैक्रिफाइसेस किया, डिटर्मिनेशन था हमारे आजादी चाहिए, कैलिबर भी था कि हम आजाद हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें हमने करके आजादी अपने प्राप्त की हमने। बिल्कुल, अगर 4 चीज हैं आप में तो आप कुछ भी करना आपके लिए आसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और उम्मीद है कि बहुत सारी चीज सीखने को मिली, और खास करके 4 चीज ये जो है उससे आप अगर जो भी कोई सुन रहे हैं उनको 4 चीज से अगर ध्यान रखते हैं तो कोई भी सक्सेस मिल सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए। इसी तरह के पॉडकास्ट हम हर रोज लेके आते हैं, एक नया सक्सेस स्टोरीज, जो इस पॉडकास्ट चैनल पे सुन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया पे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे सारा अपडेट आपको मिल सकता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसका हम आंसर जान के उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे।